पूरी न हुई ख्वाहिश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले रितेश का अपना छोटा सा टेंट का कारोबार था, जिसके लिए उसने अपने 3 मंजिला मकान के नीचे वाले हिस्से में गोदाम बना रखा था। पहली मंजिल पर पत्नी स्मिता और 6 साल के बेटे यथार्थ के साथ वह खुद रहता था, तो दूसरी मंजिल उसने किराए पर उठा रखी थी, जिसमें मझोले अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। वह भी छोटा मोटा काम करके गुजर बसर कर रहा था। रितेश की पत्नी स्मिता कानपुर के मूलगंज स्थित नौगढ़ खोया मंडी की रहने वाली थी। उसने कानपुर विश्वविद्यालय से बीए किया था। उसके अलावा उसकी 2 बहनें और 2 भाई थे। सभी की शादियां हो चुकी थी। स्मिता सबसे छोटी थी, इसलिए वह बहुत लाई प्यार से पली थी। सयानी होने पर घर वालों ने उसकी शादी लखनऊ के रहने वाले टेंट कारोबारी रितेश से कर दी थी। रितेश का पूरा परिवार कारोबारी था, इसलिए पढ़ लिख कर उसने भी अपना अलग कारोबार कर लिया था। लखनऊ में उसका अपना 3 मंजिला मकान था। यही सब देखकर स्मिता के घर वालों को लगा था कि रितेश से शादी होने पर उसका जीवन हंसी खुशी से गुजर जाएगा। स्मिता पढ़ी लिखी भी थी और सुंदर भी, इसलिए पहली ही नज़र में रितेश और उसके घर वालों ने उसे पसंद कर लिया था। रितेश से शादी करके स्मिता लखनऊ आ गई। शादी के बाद कुछ दिन तो दोनों के बया गुजरे, लेकिन उसके बाद दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। जहां पहले बात बात में प्यार बरसता था, अब बात बात में झगड़ा होने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी रितेश की नशे की लत। वह किसी एक चीज का आदी नहीं था, वह नशे के लिए गांजा और शराब तो पीता ही था। कुछ न मिलने पर भांग भी खा लेता था। पति की नशे की लत से जहां स्मिता असहज रहने लगी थी, वहीं रितेश चिड़चिड़ा हो गया था। बिना नशा के वह रह नहीं सकता था, जबकि स्मिता उसे इन सब चीजों से दूर रहने को कहती थी। यही वजह थी कि रितेश शाम को नशे में झूमता घर लौटता तो स्मिता टोक देती। उसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता। स्मिता ने पति को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। शादी के 3 सालों बाद रितेश के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने यथार्थ रखा। बेटा पैदा होने के बाद उसका ध्यान पत्नी की ओर से बिल्कुल हट गया। अब वह सिर्फ बेटे को ही प्यार करता था। रितेश और स्मिता के स्वभाव में काफी अंतर था। जहां स्मिता खुशदिल और जीवन में आगे बढ़ने के सपने देखने वाली थी, वहीं रितेश की सोच सिर्फ नशे तक सीमित थी। उसे जितनी चिंता नशे की होती थी, उतनी काम की भी नहीं होती थी। यही वजह थी कि शाम होते ही दोस्तों के साथ उसकी महफिल जम जाती थी। अब वह स्मिता से ठीक से बात भी नहीं करता था। शायद इसीलिए स्मिता कुछ कहती तो वह अनसुना कर देता था। अगर सुन भी लेता तो उसे पूरा नहीं करता था। पति की यह लापरवाही स्मिता को बहुत बुरी लगती थी। इस पर स्मिता को भी गुस्सा आ जाता था और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता था। इधर वह दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही महफिल जमाने लगा था। इन महफिलों का असर उसके कारोबार पर ही नहीं, घर गृहस्थी पर भी पड़ रहा था, क्योंकि नशे के चक्कर में उसका ध्यान दोनों चीजों से हट गया था। स्मिता की बातों पर तो ध्यान देना उसने पहले ही बंद कर दिया था। अब लड़ाई झगड़े की भी चिंता नहीं रहती थी, इसलिए वह मन का मालिक हो गया था। इन बातों को लेकर उसकी किराएदार शारदा भी हंसती थी। स्मिता देख रही थी कि उसके किराएदार कितने प्यार और समझदारी से रहते थे, जबकि वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन स्मिता ने रितेश से बासमती चावल लाने को कहा, तो शाम को रितेश नशे में लड़खड़ाता खाली हाथ घर आ गया। उसकी इस हरकत से उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, कितना कहा था कि यथार्थ बिना चावल के खाना नहीं खा रहा है, फिर भी तुम हाथ झुलाते चले आए। 2 दिनों से बेटा चावल नहीं खा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो अपना नशा कर ही लिया। भाई काम के चक्कर में चावल के बारे में भूल गया, कल ला दूंगा, अब रात में तो चावल बनाना नहीं है। रितेश ने कहा, काम के चक्कर में नहीं, यह क्यों नहीं कहते कि नशे के चक्कर में भूल गया। काम भूल जाते हो जबकि नशा करना नहीं भूलते। आखिर मीठे नशे से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? रितेश ने झुंझलाकर पूछा। क्योंकि तुम नशे के चक्कर में काम भूल जाते हो, यही हाल रहा तो
एक दिन तुम यह भी भूल जाओगे कि तुम्हारी बीवी और बच्चे भी हैं। नशे के चक्कर में तुमने कारोबार तो बर्बाद कर ही दिया है, धीरे धीरे घर गृहस्थी भी बर्बाद कर दोगे। अपने साथ के लोगों को देखो, सभी ने कितनी तरक्की कर ली है, एक तुम हो आगे जाने के बजाय पीछे चले गए हो। मैं जैसा भी है अब वैसा ही रहूंगा। अगर तुम्हें मुझसे परेशानी है तो तुम अपना रास्ता बदल सकती हो। कहकर रितेश दूसरे कमरे में चला गया। आज तो तुम चावल लाए नहीं, अगर कल भी नहीं लाए तो खाना नहीं बनेगा, कहकर स्मिता बिना कुछ खाए सोने वाले कमरे में चली गई। रितेश से भी उसने खाने के लिए नहीं कहा, उसने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। यह 22 अप्रैल की बात है, यथार्थ पहले ही सोच चुका था। स्मिता भी सोने के लिए लेट गई थी। रितेश आगे वाले कमरे में लेटा था। पत्नी की किचकिच से परेशान रितेश को नींद नहीं आ रही थी। जब काफी प्रयास के बाद भी उसे नींद नहीं आई तो उसने उठकर एक बार फिर शराब पी कि शायद नशे की वजह से नींद आ जाए। लेकिन शराब पीने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। करवट बदलते बदलते रितेश परेशान हो गया तो उसका पत्नी के करीब जाने का मन होने लगा। वह नशे में तो था ही, इसलिए शायद वह यह भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। वह उसे अपने करीब कैसे जाने देगी। वह उठा और लड़खड़ाते हुए स्मिता के कमरे में पहुंच गया। खाली पेट स्मिता को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जैसे ही रितेश ने उसे जगाने की गरज से उसके ऊपर हाथ रखा, वह गुस्से में चीखी, खाने तो दिया नहीं, अब सोने भी नहीं दोगे। पत्नी के इस तरह चीखने से रितेश समझ गया कि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ समझौता के बजाय लड़ाई झगड़ा ही होगा। उसे भी क्रोध आ गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही बाहर आ गया। बाहर खड़े होकर वह सोचने लगा कि उसकी औकात इतनी भी नहीं रही कि वह पत्नी के पास सो सके। पत्नी उसे पति नहीं, उठल्लू का चूल्हा समझने लगी है। यह अपने आप को समझती क्या है, इसे लाइन पर लाना ही होगा। रितेश स्मिता को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने रखे हथौड़े पर चली गई। हथौड़े पर नज़र पड़ते ही उसका इरादा खतरनाक हो उठा। उसने हथौड़ा उठाया और कमरे में वापस आ गया। स्मिता आंख बंद किए लेटी थी। उसे क्या पता कि यहाँ क्या होने जा रहा है, इसलिए वह उसी तरह चुपचाप लेटी रही। रितेश ने उसकी इस लापरवाही का फायदा उठाया और उस पर हथौड़े से वार करके इस तरह उसे खत्म कर दिया कि वह चीख भी नहीं पाई। कमरे में खून ही खून फैल गया था, बिस्तर भी खून से तर हो गया था, उसके भी कपड़े खराब हो गए थे। उसने पहले तो अपने ही नहीं, स्मिता के भी कपड़े बदले, बिस्तर बदला। उसके बाद कमरा साफ किया। स्मिता की लाश उसने चादर से ढक दी। उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर वह लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन पत्नी की हत्या करने के बाद उसे यह चिंता होने लगी कि अब वह बचे कैसे। यही सोचते सोचते वह सो गया तो सुबह देर से आंखें खुली। 23 अप्रैल की सुबह रितेश जागा तो रात का पूरा दृश्य उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब स्मिता की लाश का क्या करे। तभी किराएदार मजोले की पत्नी शारदा किसी काम से ऊपर आई। रितेश को बाहर वाले कमरे में परेशान बैठा देखकर पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। यथार्थ की मम्मी अभी नहीं उठी क्या, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी सो रही हैं, कहकर रितेश ने शारदा को टाल दिया। शारदा और उसके पति मजोले ने रात में रितेश और स्मिता के बीच जो झगड़ा हुआ था सुना था। उनका यह रोज का मसला था, इसलिए वे बीच में नहीं बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने रितेश को परेशान देखा और स्मिता उन्हें दिखाई नहीं दी तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद रितेश का 6 साल का बेटा यथार्थ उठा तो उसने भी मां के बारे में पूछा। तब रितेश ने कहा, बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रही हैं, अभी तुम उन्हें जगाना मत। उसने यथार्थ को खाने के लिए बिस्कुट और साथ में चाय दी। बेटी को चाय बिस्कुट देकर वह नीचे गोदाम में चला गया। उसका वहां भी मन नहीं लगा। वह स्मिता की लाश को लेकर काफी परेशान था। वह सोच रहा था कि किसी तरह से रात हो जाए तो
वह उसे ठिकाने लगा दे, लेकिन रात होने से पहले ही उसकी पोल खुल गई। यथार्थ अकेला ही इधर उधर खेल कर टाइम पास कर रहा था। कुछ देर के बाद शारदा फिर ऊपर आई। उसने यथार्थ को अकेला खेलते देखकर पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रही हैं। पापा ने कहा है कि उन्हें जगाना मत। यथार्थ ने कहा। शारदा को संदेह तो पहले ही था कि कुछ गड़बड़ है। यथार्थ की बात सुनकर उसका संदेह हटाया तो वह अंदर आ गई जहां स्मिता सो रही थी। उसने स्मिता को तो नहीं देखा, लेकिन इधर उधर देखा तो वहां उसे खून के छींटे दिखाई दिए। वह भागकर नीचे आई और उसने सारी बात पति को बता दी। इसके बाद मझोले ने इस बात की सूचना सादतगंज कोतवाली को दे दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी समर बहादुर यादव ने 2 सिपाहियों को मामले का पता लगाने के लिए भेज दिया। दोनों सिपाही रितेश के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी से संभाल कर पूछा, आप लोग यहाँ कोई खास काम है क्या? क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? एक सिपाही ने पूछा। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वह सो रही है। आप लोगों को उसे क्या काम पड़ गया जो आप लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं? रितेश ने कहा। पुलिस वाले उसकी बात का जवाब देने के बजाय किराएदारों के इशारा करने पर स्मिता के कमरे की ओर चल पड़े। इस पर रितेश सिपाहियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हें ऊपर जाने से रोकने लगा, लेकिन सिपाही उसे धकियाकर ऊपर चले गए। स्मिता चारपाई पर लेटी थी, उसे चादर ओढ़ाई हुई थी, उसके शरीर से किसी तरह की हरकत नहीं हो रही थी। ऐसे में सिपाहियों को भी शक हुआ तो उन्होंने ऊपर पड़ी चादर हटा दी। स्मिता की खून से सनी लगभग अर्धनग्न लाश सामने आ गई। सिपाहियों ने रितेश को दबोच लिया। इसके बाद सिपाहियों ने हत्या की सूचना थाना प्रभारी को दे दी। थाना प्रभारी समर बहादुर यादव ने इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी। थोड़ी ही देर में रितेश के घर थाना प्रभारी समर बहादुर यादव के साथ क्षेत्राधिकारी राजकुमार अग्रवाल पहुंच गए। यथार्थ मां की खून से लथपथ लाश देखकर रोने लगा। वह पुलिस को कुछ बताने लायक नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे बाहर भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने रितेश से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटना की सूचना स्मिता के भाई राजू द्विवेदी को दी तो वह कानपुर से लखनऊ आ गया। उसके पहुंचने पर पुलिस ने उसकी ओर से स्मिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने रितेश की निशानदेही पर वह हथौड़ा और ड्रम में छिपाए गए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। यथार्थ को पुलिस ने उसके मामा के हवाले कर दिया। इसके बाद रितेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब उसके इस पश्चाताप से क्या हो सकता है?